Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 29 जुलाई 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सी ऑफ एजोव को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं खबरों में और क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होने वाली हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। इस सेशन में हम कंप्लीट चीज़ें कवर करते हैं। न्यूज़पेपर का आर्टिकल, उसके बने हुए नोट्स, रिवाइज करने के लिए रिवीजन पॉइंटर, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो PYQ एंड लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पूरे सेशन को अच्छे से सुनना, लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करना, अपना जो भी स्कोर होगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे पता चलेगा कि आप कितना कंसंट्रेशन मेंटेन करके सेशन को सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला आर्टिकल ही आपके सामने प्रेजेंट है न्यूज़पेपर में। आप एडिटोरियल के जो बाद वाले पेजेस होते हैं ना, उन्हीं पेज में ये आर्टिकल आज प्रिंट हुआ है। आर्टिकल कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को री इशू कर दिया है। इशू नहीं किया है, री इशू मतलब ये बार बार एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया जा रहा है। ये किस चीज़ को लेकर है ड्राफ्ट? वेस्टर्न घाट्स को लेकर। देखो, आपको पता है कि आज हमारे देश के अंदर में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दो पार्ट में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ डिवाइड हुई हुई हैं। वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पहाड़ियाँ काफ़ी सारे राज्यों में फैली हुई हैं। नीचे आप देखोगे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारा का सारा यहाँ पर जो पूरा पर्टिकुलर रीजन है। नीचे आप और जाओगे तो आपको कर्नाटका मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, केरला मिलेगा। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यानी दुनिया भर के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज जो ह्यूमैनिटी आगे ग्रो कर रही है, या हम जो आगे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंट्रीज़ को, उसके बहुत सारा जो कह सकते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो शुरू हो चुका है। प्लांट्स वगैरह को काटा जा रहा है, लगातार जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप करे जा रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर में लगातार प्रेशर साल ब साल बढ़ते चले जा रहा है, लगातार पेड़ों की कटाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से, याद रखिएगा, लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि हमें वेस्टर्न घाट्स का एक मेजर पोर्शन को इको जोन डिक्लेयर कर देना है। या आपने सुना होगा ESA के बारे में, दैट इज़ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यही नोटिफिकेशन दे रही है कि भाई इसका मेजर पार्ट इको जोन डिक्लेयर कर दो। अब देखो, कोई भी एरिया जब इको जोन के अंदर में आ जाता है या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर में आ जाता है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर में रोक लगा दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली उस एरिया को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उस जंगल को हम बचा पाएंगे। यही टारगेट है। लेकिन आज बहुत सारे स्टेट्स मानते हैं इस बात को, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर नहीं फॉलो करते। बहुत सारे स्टेट्स का कहना यह है कि हमें और कम रीजन चाहिए, हम ना थोड़ा सा ज़्यादा, हमारा एग्रीकल्चर एरिया फैल चुका है, खेती बाड़ी हो रही है वेस्टर्न घाट्स में, इन पहाड़ियों के ऊपर में। तो वो कह रहे हैं कि हम ये वाला एरिया सब अब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर नहीं करना चाहते। तो मामला क्या है, इसको लेकर दो कमेटी बन चुकी है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है 2016 में। गार्डिगल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, याद है या नहीं है? ये दोनों ही कमेटीज़ का मेन पर्पज़ यही था कि हम इन वेस्टर्न घाट्स को जैसे तैसे बचा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट्स कोई एक राज्य में स्थित कोई पहाड़ियाँ नहीं है, 6 अलग अलग राज्यों में फैली हुई यहाँ पर ये पूरी रेंजेस हैं। वेस्टर्न घाट्स की पूरी माउंटेन रेंजेस हैं। और जब हम 6 राज्यों की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करके समझा दिया है पहले ही कि भाई इसमें आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। ये सारे वो राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए फर्दर डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मामला चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, वेस्टर्न घाट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। तो न्यूज़ तो आपको समझ में आ गया कि भाई खबरों में क्या चल रहा है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को री इशू कर दिया है। इतनी बात समझ में आई हमें। और ये बार बार इस प्रकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर मेन पर्पस यही है कि वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे वहां पे फर्दर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रोका जा सकेगा और वेस्टर्न घाट्स को बचाया जा सकेगा। एंड ये जो अब की बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सरकार ने री इशू किया है, ये 27 जुलाई को किया है। आज कितनी है? 29 जुलाई। तो आज से 2 दिन पहले इस ड्राफ्ट को लेकर आया गया और ये 7वां ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है पिछले 10 सालों में, याद रखिएगा।
7 बार यहाँ पर गवर्नमेंट ये ड्राफ्ट लेकर आ चुकी है, क्योंकि जब तक अप्रूवल मिलेगा नहीं, सारे राज्य उससे सहमत होते नहीं है, तब तक कोई फाइनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब ये 27 जुलाई का जो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सरकार ने दोबारा से री इशू करा है, ये अगले 60 दिनों के लिए, यानी अगले 2 महीने के लिए ओपन होने वाला है। ठीक है, इस पे अपनी जो भी कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स हैं, इसमें जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं पब्लिक या स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो सब सबमिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से, ऑब्जेक्शन है या किसी का सजेशन है, वो सब गवर्नमेंट को सबमिट किया जा सकता है। तो सारे ऑब्जेक्शंस को सरकार पहले देखेगी, एग्जामिन करेगी कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम लोगों के थ्रू उठाई जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग नहीं चाहते वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में लेकर आना। तो इन सब ऑब्जेक्शंस को एग्जामिन करने के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनल नोटिफिकेशन को इशू कर सकती है। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक जितनी भी है उनको एक ऑब्जेक्शन या सजेशन है वो सबमिट करना पड़ता है, तभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को यहाँ पर फर्दर अप्रूवल मिल पाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, आखिरकार वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम रोक सकते हैं अगर हमने वेस्टर्न घाट्स का, मान लो सभी वेस्टर्न घाट्स को तो वैसे भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तो वेस्टर्न घाट्स का कुछ हिस्सा ही इसमें डिक्लेरेशन में आएगा। तो मान लो अब की बार सब कुछ तैयार हो जाता है, सब रेडी हो जाते हैं, नोटिफिकेशन फाइनल हो जाता है और अब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ये हैं। तो उसमें बताओ क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताओ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अगर किसी एरिया को डिक्लेयर कर दें तो वहाँ पे किस किस चीज़ पर रुकावट लग सकती है। पहली बात, अगर कोई माइनिंग चल रही हो, कोई खनन किया जा रहा हो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, तो वो रुक जाएगा। कोई क्वारिंग हो रही हो, सैंड माइनिंग हो रही हो, नया थर्मल पावर प्लांट्स लगाने की कोशिश की जा रही हो, सर्टेन पल्यूटिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रदूषण कर रही हैं लगी हुई हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर लगाना है वो नहीं लगा सकते। केवल कुछ ही एक्टिविटीज़ को यहाँ पर परमिशन मिलती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया, तो केवल इनको ही अप्रूवल मिलेगा। अब इनमें भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से हम रेगुलेशन लगा देते हैं, कंप्लीटली इसको भी बैन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेगा, बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर इस पर रुकावट लग जाती है और थोड़ा बहुत जो अलाउ किया जाता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में वो आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट होता है। तो कहोगे इसका उद्देश्य क्या है, तो इससे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम ये सारी एक्टिविटीज़ को, सैंड माइनिंग, पल्यूटेड इंडस्ट्रीज़, इन सब को रोक कर हमारा ऑब्जेक्टिव बस इतना ही है कि हम वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा कर सकें। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स एक आज के समय का बहुत ही नाजुक हिस्सा है। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम बहुत सारा एनवायरनमेंट लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात हो ही रही है तो फटाफट मैंने एक फ़ोटो लगा रखा है जिसके थ्रू आप लोकेशन को देख सकते हैं, काफ़ी रेलिवेंट है। ये अपना भारत है और ये रहा दोस्तों यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स वाली पहाड़ियाँ जो इन राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये वो सारे आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं। पता है वेस्टर्न घाट्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? साल 2012 में वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कवर किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी सारी स्पीशीज़ यहाँ पर मिलती हैं। आप देखोगे हर साल ना हम नई प्रकार की कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ ढूंढते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ वो होती हैं जो वेस्टर्न घाट्स में खोजी जाती हैं। और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेस्टर्न घाट्स को कई बार हम ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताओ ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नीचे ऑप्शन मिल जाए, नीचे ऑप्शन में वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है, तो आपका आंसर वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो यहीं पर ना सहाद्रिया पहाड़ियाँ हैं, महाराष्ट्र के अंदर में सहाद्री है, सहाद्री की पहाड़ियाँ। ठीक है, कर्नाटका तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स हैं, केरला के अंदर में अनामलई हिल्स और कार्डमम हिल्स हैं। ये सारी हिल्स हो गई, सहाद्री हो गई, ये सब वेस्टर्न घाट्स के अंदर में ही आती है। और इसमें वेस्टर्न घाट्स में इसकी हम लोग देख रहे हैं एक बहुत लंबा चौड़ा एक स्ट्रिप बना हुआ है, ये सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है अनामुड़ी। अनामुड़ी एक हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स के अंदर में, जो एग्जैक्टली केरला के अंदर में लोकेटेड है। और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, प्लांट्स और एनिमल्स की तमाम स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं, ये भी वेस्टर्न घाट्स में ही प्रेजेंट है, खासकर नीलगिरी माउंटेन्स में। ठीक है, तो ये बात हुई दोस्तों यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस की कि भाई हाँ, इसको बचाना तो ज़रूरी है, लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ हिस्सा इसका बाहर रखना होगा, सभी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये स्टेट्स थोड़े से चिंतित हैं। सरकार का जो ये ड्राफ्ट है ना इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को लेकर, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहोगे रीज़न क्या है? या तो हम एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में जो वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत हो रही है, प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पर हो रही हैं। तो इन कंसर्न्स की वजह से अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये
कह रहे हैं कि भाई ये मेजर चीज़ें हमारी वेस्टर्न घाट्स में ही है, तो ये लोग अप्रूवल नहीं देते, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन बार बार, मतलब ड्राफ्ट बार बार जारी करना पड़ता है और ड्राफ्ट पे काम हो नहीं पा रहा। अब इस डिसएग्रीमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट तो बन नहीं पा रहा, कोई कोऑर्डिनेशन तो बन नहीं पा रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इसको बना सके। तो इस डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2022 में भी एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया था, जिस कमेटी का मेन पर्पज़ ये था कि भाई वो क्या कर सके, पूरे एरिया का सर्वे कर सके पूरा, कि भाई हम कौन कौन से विलेजेस इसके अंदर में आएंगे, कौन कौन से विलेजेस इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया से बाहर रहेंगे। सारे सजेशंस यहाँ पर सबमिट करने के लिए बोले गए थे, क्योंकि ये जो कमेटी है, कमेटी ने अपना काम पूरा करा नहीं, तो फाइनल नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। 2022 से बताओ, ये कमेटी ने अपना काम ही नहीं कर पाई। और ऐसे ही इससे पहले भी हम लोग ये काम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल कमिटीज़ बना चुके हैं। आप देखो, मल्टीपल कमेटी को बनाने से पहले ये सुनिएगा कि जो आज ये प्रपोजल दिया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ऐसा नहीं है सारे के सारे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बनाने की बात हो रही है। इसमें यहाँ पर एक प्रोपोजल एरिया रखा गया है कि कर्नाटका का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स है उसका इतना हिस्सा, केरले का जो वेस्टर्न घाट्स है उसका कुछ इतना हिस्सा, तो इतना इतना हिस्सा यहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो। भाई सभी थोड़ी जंगल डैमेज करना है, कुछ हिस्सा प्रोटेक्टेड वे में रख दो, कुछ हिस्से को सुरक्षित रखो। तो यही चीज़ इसमें मेंशन की गई थी, और पहले भी ड्राफ्ट में यही था जुलाई 2024 में जब ये ड्राफ्ट आया था, और अभी जुलाई 2026 में जब ये ड्राफ्ट आया, सेम चीज़ अभी भी लागू की जा रही है कि भाई इसको एज इट इज़ ही इंप्लीमेंट करना होगा। लेकिन आज तक कोई भी सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन को लेकर। इवन 2011 में आपको पता होना चाहिए, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है माधव गाडगिल कमेटी, जिस कमेटी के सजेशन को ज़्यादातर स्टेट्स ने अपोज कर दिया था। वेस्टर्न घाट्स वाले उन्होंने बोला कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कमेटी है, देखो इसको एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है माधव गाडगिल, एक इकोलॉजिस्ट है ना, एनवायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ उस पर बात करते हैं। तो इनका एक रिकमेंडेशन था, एक सजेशन था इस कमेटी के माध्यम से, क्योंकि कमेटी ज़्यादातर सजेशन ही देती है। इनका क्लियर ये कहना था कि भाई सारा का सारा वेस्टर्न घाट्स, एंटायर वेस्टर्न घाट्स को, यहाँ पर इसमें कितना रीजन है, 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर का, इस सारे एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला सारा रीजन ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव डिक्लेयर कर दो। अब बहुत सारे राज्य जो है वो गुस्सा हो गए, बोले कि भाई ये क्या सजेशन है, भाई हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हम लोग प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, इतना पैसा लगा चुके हैं कुछ एरिया में, अब वो सब बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस रिकमेंडेशन को बिल्कुल कंप्लीटली अपोज कर दिया। इनका मानना ये था, इन राज्यों का, केरला, तमिलनाडु का, कि भाई हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा अगर हम यहाँ पर ये सारे मतलब इस तरीके का पूरा वेस्टर्न घाट डिक्लेयर, पूरा वेस्टर्न घाट एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देंगे, तो क्योंकि इसका मेजर एरिया इन्हीं राज्यों में आ रहा है। तो उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों, जब किसी ने माना ही नहीं गाडगिल कमेटी रिपोर्ट की बात को, तो दोबारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। ये कमेटीज पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस कस्तूरी रंगन कमेटी ने गाडगिल कमेटी रिपोर्ट को रिव्यू करा, और इन्होंने भी यहाँ पर यही बताया कि हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं। जो भी वेस्टर्न घाट का पूरा रीजन है, उस पूरे रीजन का केवल 37%, कितना, 37% को हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। इतना एरिया प्रोटेक्ट कर लो, बाकी में जो तुम्हें डेवलपमेंट करना है करते रहो। अब इस वाली कमेटी की रिपोर्ट को काफ़ी सारे राज्य मान गए। केरला के अंदर भी यहाँ पर जो कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट आती है ना, इसी को ही केरला की सरकार कैरी करती है, अपना पूरा फील्ड सर्वे करती है, और इसी के ही बेसिस पे अपना जो पूरा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो लगाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी आज हम फर्दर बचाने की बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसको मान रहे हैं, कुछ स्टेट्स नहीं मान रहे। अल्टीमेटली बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कुछ एरियाज़ को फिक्स कर दिया जाए कि यहाँ पर आपकी ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। कौन सी एक्टिविटीज़? माइनिंग, क्वेरिंग, सैंड माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स या पल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, या कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पर नहीं लगा सकते। समझ गए? अब ये रहे, देखो ये कंप्लीट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, इसमें जो भी कमेटी रिपोर्ट है, वेस्टर्न घाट्स, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया, सारे फैक्ट्स भी कवर हो गए, और मेंस के लिए कुछ डेटा भी आपको मिल गया। अब भविष्य में रिवाइज करना है तो इस आर्टिकल को रिवाइज करने के लिए ये सारे के सारे रिविजन पॉइंटर भी मिल गए। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये रहा यूपीएससी का 2016 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन। क्या कहता है? गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स इन न्यूज़। ये रिपोर्ट्स कभी कभी अखबारों में देखने को मिल जाती हैं, जैसे आज देखने को मिला। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब आपने पढ़ा है वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा के लिए ही कमेटी बनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ना सीधे सीधे मेंस के लिए फैक्ट मिलेगा, क्योंकि जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे कुछ खास नहीं लगा।
लेकिन जब इस आर्टिकल को थोड़ा सा और आगे पढ़ा तो आपको ना भारत आज सोलर पावर जनरेशन में कहाँ तक जा चुका है उस थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा दिया गया है। 30 जून 2026 तक का डेटा दिया गया है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैराग्राफ का आप मेंस में यूज़ कर पाओगे। केवल प्रीलिम्स के लिए उठा उठा के नहीं पढ़ लेना है, ये पैराग्राफ मेंस में यूज़ हो सकता है क्योंकि मान लो रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई आंसर लिखने के लिए आ गया तो आप ये डेटा सीधा चेप दोगे कि हाँ भाई ये देखो ये रिपोर्ट कहती है 30 जून 2026 तक इंडिया की सोलर पावर कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं इसके बारे में मामला है क्या। लेकिन इस आर्टिकल पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यही सारे पीडीएफ्स जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ध्यान रखना, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए ये जो पीडीएफ्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये दी जाती है। चाहो तो आप प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप एज इट इज़ रीड करो, लेकिन ये सारी पीडीएफ्स कहाँ पर मिलती हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत छोटा सा फी पेमेंट है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके ग्रुप में ऐड हो जाना है और ये अमाउंट आपका तुरंत रिकवर भी हो जाएगा क्योंकि सभी पुराना कंटेंट भी इस ग्रुप के अंदर में अवेलेबल है। सभी कंटेंट, सब कुछ अवेलेबल है, पुराना वाला भी इसके अंदर में, और साथ ही साथ में आप देख पाओगे नया कंटेंट भी अपलोड होता रहेगा, वो भी मिलता रहेगा। तो एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में अपने आप को जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं वापस से हम जहाँ पर छोड़ चुके थे इस आर्टिकल को। आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया कर्टेल्ड 8133 गीगावाट ऑफ सोलर पावर टू मेंटेन ग्रिड सिक्योरिटी। देखो आज भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी है, दिन में तो ज़्यादा है, रात में पूरी नहीं हो पाती। रात में कई बार, जैसे अभी बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, 42 डिग्री सेल्सियस 44 डिग्री सेल्सियस कुछ एरियाज़ में जो ये टेम्परेचर जा रहा था, इसकी वजह से रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही थी। तो दिन भर तो कवर हो जाता था क्योंकि दिन में हम लोगों ने इंडिया के बहुत सारे सोलर पैनल्स वगैरह ये सब कुछ हैं जो काम करते हैं, तो इनफ मात्रा में बिजली बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, अब रात में सोलर पैनल तो काम नहीं कर रहा क्योंकि रात में सूरज चमक नहीं रहा। ठीक है, तो सोलर पैनल हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगा। तो रात के समय पर जो एनर्जी की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती थी, सप्लाई कम हो जाती थी, कई बार जगह जगह पे पावर शॉर्टेज देखने को मिला। अब इसी में ही एक चीज़ और बताई गई है कि चाहे तो हम इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि भारत के पास में सोलर पावर को जनरेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है समझिएगा कि भाई जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, रिपोर्ट कहती है अप्रैल मई जून इन 3 महीने का डेटा है। इन 3 महीने में इंडिया ने अपनी सोलर पावर एनर्जी जो जनरेट हो रही थी देश के अंदर में, उसको 8133 गीगावाट आवर पे ही रोक दिया। रोक दिया मतलब क्या है? सोलर पैनल्स खराब हो गए या क्या हो गया? नहीं, रोकने का मतलब यह है कि यहीं तक हमने अपनी एनर्जी को सीमित रखा। इससे बहुत ज़्यादा हम एनर्जी जनरेट कर सकते थे लेकिन हमने यहीं पर रोक दिया। कारण यह है कि हमारे पास में ट्रांसमिशन ही कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास में ग्रिड स्टेबिलिटी नहीं है। जो ग्रिड होता है ना, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच रही है, तो वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में उतना मजबूत है ही नहीं, स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो हमारे देश में ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रिड की स्टेबिलिटी है वो इतनी पावर को झेल सकती थी, तो हमने यहीं पर रोक दिया। अगर हमारे पास में ट्रांसमिशन कैपेसिटी और ज़्यादा होती कि भाई इस एनर्जी को और बड़े लेवल पर हम ट्रांसमिट करते रहते, इधर उधर फैलाते रहते, देश भर में जगह जगह पर देते रहते, तो यहाँ पे हम और ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है कर्टेलमेंट। और कर्टेलमेंट कब यूज़ किया जाता है? जब जो पावर ग्रिड ऑपरेटर्स है उसकी लिमिटेशन आ गई है। एनर्जी तो जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास में सोर्सेज भी हैं, सूरज भी चमक रहा है, पैनल्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बट बना के करोगे क्या? वो ग्रिड उस इलेक्ट्रिसिटी को झेल भी तो सके। लेकिन अब आपके पास में ट्रांसमिशन लाइंस उतनी अच्छी नहीं है कि आप उस बिजली को बना के तुरंत बन रही है तो तुरंत ट्रांसमिट कर दो इधर उधर। जब वो एक इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी वजह से हमें यहीं तक इसको सीमित रखना पड़ा। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं, इस बात को समझते हैं। कहोगे अचानक से ये कैसे इन्फॉर्मेशन निकल कर है? क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट अभी यहाँ पर सेशन चल रहे हैं, ठीक है, हमारा मॉनसून सेशन। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इन्फॉर्म करती है पार्लियामेंट के अंदर में कि इंडिया ने
सोलर पावर की इतनी एनर्जी को ही अपने पास में रिस्ट्रिक्ट कर लिया था अप्रैल मई जून के अंदर में, ताकि ग्रिड की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, क्योंकि हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर करंट समय पर नहीं है। अब आपसे बस खाली इतना पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सोलर पावर कर्टेलमेंट क्या होता है, तो एक डेफिनेशन पढ़ाने के लिए मैंने आपको ये आर्टिकल दे दिया है, और एक छोटा सा हमारे पास में फैक्चुअल डेटा है, वो ये वाला जो पैराग्राफ मैंने ऊपर हाईलाइट किया था ना आर्टिकल के अंदर में, उसकी इन्फॉर्मेशन ये है, और ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कर्टेलमेंट पूछ लेगा तो कर्टेलमेंट मतलब आपको पता चल चुका है, जब पावर ग्रिड ऑपरेटर्स इंटेंशनली जानबूझकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस तो कर सकते हो, लेकिन आपने रोक दिया क्योंकि आपके ग्रिड भी तो स्टेबल होने चाहिए, आप उतना ट्रांसफर भी कर सकें। ठीक है। और आज के समय पर यानी 30 जून 2026 तक अगर हम डेटा देखें, कब तक? अभी 30 जून 2026 तक, तो भारत के पास में जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है, हम कितनी सोलर पावर बना सकते हैं, ये 162.15 गीगावाट तक जा चुका है। ठीक है, इतनी सोलर पावर कैपेसिटी हमारे पास में आ चुकी है। बस यही एक लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। बाकी इंडिया में पीएम सूर्य घर स्कीम तो चल ही रही है, जहाँ पर रूफ टॉप सोलर स्कीम, जो रूफ टॉप छतों के ऊपर में सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट की यहाँ पर स्कीम चली रही है। उसमें भी काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स नज़र आ रहे हैं। 75 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर 22 जुलाई 2026 तक अपना ये कह सकते हैं इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो रिसीव करें हैं, यानी कि पैनल्स वगैरह अपने घर के ऊपर में लगवाएं। ठीक है, आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल्स एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले आर्टिकल को भी लेकर वैसे मुझे PYQ मिला नहीं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे याद है शायद 2012 या 2013 में लेड पॉइजनिंग को लेकर एक UPSC ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। चेक कर लेना अपने आप से, ठीक है, वरना मुझे मिलेगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बट मुझे पता है इतना कि हाँ, एक क्वेश्चन लेड पॉइजनिंग को लेकर बना हुआ है। इतने PYQs तो एनालाइज करे हैं मैंने। अब देखो, ये जो आर्टिकल है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर मिलेगा? आज न्यूज़पेपर में, जो बिल्कुल लास्ट वाला पेज है, साइंस एंड टेक वाला पेज है ना, द हिंदू में आता ही है आजकल। तो आपके फिजिकल पेपर में नहीं आता, ये केवल डिजिटल पेपर में आता है। तो आर्टिकल यहाँ पर क्या कहता है, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत में ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आज रिस्क पर हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर कचरों का ढेर है, और उन कचरों में से अलग अलग प्रकार के हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक जो पॉल्यूटेंट है आज हमारे लिए वो है लेड। लेड जो पेंसिल की नोक वगैरह में मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उसका कोई असर नहीं होता। पेंट में लेड बहुत ज़्यादा होता है, जो पेंट्स वगैरह होते हैं। तो अगर लेड बॉडी के अंदर में इकट्ठा होने लगे, बोन्स में जमा होने लगे, पहले तो लगता है कैल्शियम की तरह काम कर रहा है, बट धीरे धीरे करके ये लेड इतना खतरनाक हो सकता है कि एक इंसान के अंदर में डिसेबिलिटी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। इवन उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है, समय से पहले मृत्यु होना। लेड इतना खतरनाक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई है कि इससे ज़्यादा लेड बॉडी में इकट्ठा हो गया तो ये एक इंसान के लिए खतरनाक है। थोड़ा बहुत भी अमाउंट इसके लिए खतरनाक हो सकता है। इवन ये लेड पॉइजनिंग की वजह से एक बच्चे का जो IQ लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बॉडी के अंदर में, ब्रेन के अंदर में शीत करके, उसको डैमेज कर सकता है ये लेड। IQ लेवल कम होना, बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी कम होना, इस लेड से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समझे इस बात को? तो रिपोर्ट का क्या कहना है? रिपोर्ट का कहना है कि अर्बन इंडियन प्राइवेट स्कूल्स, जो भारत के अंदर में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं शहरों के अंदर में, आज वो खतरे में। तो एक एक्चुअली में वो रिपोर्ट कौन सी है, पहली बात तो ये डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको लेड पॉइजनिंग के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझाऊंगा। जो रिपोर्ट आई है वो है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की साइड से। उस रिपोर्ट का नाम है स्कूल इन द शेडो ऑफ टॉक्सिक साइट्स। आज बहुत सारी जगह पर आप देखोगे कचरों के ढेर पड़े रहते हैं इंडिया के अंदर में, धीरे धीरे करके रिमूव करने की कोशिश है हमारी, बट उन कचरों के ढेरों से ढेर सारा जो प्रदूषण है वो निकल रहा होता है। और ऐसे ही यहाँ पर दिल्ली में अगर आप देखोगे 90% प्राइवेट स्कूल्स न्यू दिल्ली के अंदर में, वो हर एक टॉक्सिक साइट के 5 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं। जहाँ जहाँ पर ये टॉक्सिसिटी निकल रही है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में है। टॉक्सिसिटी मतलब इसमें लेड वगैरह हो गया, मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, कुछ और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। इससे बच्चे को सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अब क्वेश्चन यह है, रिपोर्ट कहता है क्या है? रिपोर्ट ने यहाँ पर यह पाया, जब रिपोर्ट कहता है कि भाई हमने ये सारी डिटेल निकाली है, तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं, यानी लो इनकम कंट्रीज़ या मिडिल इनकम कंट्रीज़, यहाँ पे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की नहीं बात कर रहे जो ज़्यादा विकसित हैं, हम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो 10% स्कूल इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर में ऐसे एरिया में आते हैं जो 5 किलोमीटर का दायरे के अंदर में कवर है इन अ टॉक्सिक साइट।
एक जगह पर कूड़े का ढेर है, और ऐसा नहीं कि कूड़े का ढेर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। नहीं, कूड़े का ढेर अगर 5 किलोमीटर दूर भी है तो उससे निकलने वाले पोल्यूटेंट्स हवा के ज़रिए पूरे एरिया को, वो पूरे के पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्कूल्स के साथ में भी है। और न्यू दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं उनकी स्टडी की गई तो न्यू दिल्ली नंबर 1 पर आता है, जहाँ पर 90% प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो इसी रेंज में आ रहे हैं। ऐसा रेंज जहाँ पर लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसी चीज़ें बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर लेड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो लेड को ज़्यादा डेंजरस माना गया है, क्योंकि अगर बॉडी में लेड इकट्ठा होता है देन ये इससे एक कंडीशन बॉडी में उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं लेड पॉइजनिंग। अब देखो, ऐसा नहीं है कि लेड मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत जहर है, इंसान के लिए खतरनाक है अगर बॉडी में इकट्ठा हो रहा है तो। लेकिन वैसे हम इससे लेड एसिड बैटरीज वगैरह बनाते हैं, ये आपको पता होगा। तो लेड का इस्तेमाल दूसरे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब लेड मिलता कहाँ पर है? हमारे जो अर्थ है, अर्थ की डीप लेयर्स के अंदर में नेचुरली हमको लेड मिल जाता है, ब्लैक कलर का होता है ये। ठीक है, लेकिन ये लेड एक्सपोजर इंसान के लिए खतरनाक है। अब इसमें ये नहीं पता कि कितनी अमाउंट लेड बाहर इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है, ये नहीं पता कि या कितनी अमाउंट ऑफ लेड यहाँ पर हमारे लिए सेफ है, ये भी नहीं पता। तो खतरनाक इसमें चीज़ यही निकल कर आती है। एक बार बॉडी के अंदर में लेड एंटर होने लगा तो वो बोन्स में, आपके हड्डियों में इकट्ठा होता है, कैल्शियम की तरह काम करता है कि हड्डियों में इकट्ठा होता है और ये बॉडी में कई सालों तक रहता है। फिर धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम्स में उतरेगा और फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद में उन ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। क्योंकि एडल्ट्स के अंदर में आप देखोगे जो लेड एक्सपोजर है, ये जब लेड बहुत ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा होता है तो उनसे सबसे ज़्यादा किडनी डिजीज़ होती हैं लोगों में, हार्ट डिजीज़ होती हैं, फिर हाई ब्लड प्रेशर और सडन एक अचानक से हार्ट अटैक के केसेस भी निकल कर आते हैं ड्यू टू दिस लेड एक्सपोजर। ये इतना खतरनाक यहाँ पर हो सकता है लेड वाला केस। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब प्रश्न यह है कि बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा है। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है लेड पॉइजनिंग को लेकर। बच्चों में ज़्यादा इंपैक्ट होता है क्योंकि लेड अगर धीरे धीरे करके बॉडी में इकट्ठा हुआ तो बच्चे के सबसे पहले बिहेवियर चेंज होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन और उसका जो डेवलपमेंट है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है, वो डैमेज हो जाती हैं, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, आईक्यू लेवल्स कम हो जाते हैं, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाता है, लर्निंग एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। समझे? कहोगे ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल समझे। क्यों? क्योंकि लेड जो है एक पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है जो सीधा आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन सेल्स होते हैं ना, ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है जिसको बोला जाता है माइलिन शीथ। तो जब लेड यहाँ पर इकट्ठा होता है तो ब्रेन के अंदर में सबसे पहले इस लेयर को ही डैमेज करता है। तो ये लेयर डैमेज हो गई तो हमारे ब्रेन सेल्स की कौन सुरक्षा करेगा? ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू होंगे, और ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे तो आपके ब्रेन सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, वो टूटना शुरू हो जाएगा। लर्निंग एबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, फिर कॉग्निटिव एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी दिमागी क्षमता कम हो जाएगी, आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, अटेंशन बहुत ही ज़्यादा शॉर्टर हो जाएगा, अग्रेसिव बिहेवियर होने लगेगा और बिहेवियर में एक बदलाव आएगा। ये सारे ऐसे इफेक्ट्स होंगे जिसको बदलना या दोबारा वापस ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इतना खतरनाक हो सकता है ये लेड, समझे। अब लेड वैसे तो आप देखोगे तो एवरीडे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बैटरी वर्क में इस्तेमाल होता है लेड का, माइनिंग में लेड का यूज़ हो रहा है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में लेड का यूज़ हो रहा है, ऑटोमोबाइल रिपेयर, सिरेमिक वर्क, पेंटिंग, पेंटिंग को याद रखना, पॉटरीज हो गया, स्मेल्टिंग में यूज़ होता है, प्रिंटिंग वर्क, प्लम्बिंग, सोल्डरिंग, है ना, लेड के पाइप्स और प्लास्टिक वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्सेज में आप देखोगे तो नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्सेज में भी बहुत सारे कंटेमिनेटेड स्पाइसेस, हाउस होल्ड पेंट्स, ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर लेड वगैरह प्रेजेंट हो सकता है। तो ये एवरीडे रिस्क है कि भाई डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें हैं जिससे अपने आप को हमें बचा कर रखना है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है यहीं पर, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो चाइल्डहुड, बच्चों मतलब उसके बचपन में जो लेड एक्सपोजर होता है, बच्चे के बचपन में जो लेड उसके शरीर में इकट्ठा होता है, ये अकेला यहाँ पर आज लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए बहुत खतरनाक है। उनको बहुत कॉस्ट इसमें भरनी पड़ जाती है क्योंकि बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाती है, लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है, तो इसमें एक अलग से कॉस्ट, यहाँ पर एक कॉस्ट बर्डन उस देश के ऊपर में बढ़ रहा होता है। अब प्रश्न यह है कि ये स्टडी को कंडक्ट कैसे किया। इस रिपोर्ट के जो ऑथर, उनका नाम है ली क्रॉफर्ड। इन्होंने लगभग 2.6 मिलियंस, 2.5 मिलियन से ज़्यादा स्कूलों को, दुनिया भर के स्कूलों को एनालाइज किया, जिसमें से 11,301 डॉक्यूमेंटेड टॉक्सिक साइट्स थी जहां पर आसपास बहुत कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। 17 कंट्रीज़ का डेटा है जिसमें इंडिया, मैक्सिको, घना, कीनिया, आर्मेनिया, ऐसे 12 कंट्रीज़ और भी हैं। स्टडी ये कहती है कि 9.7% जो स्कूल्स हैं
जो कंटेमिनेटेड साइट्स के कूड़े के ढेर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में है, वहाँ पर ये लेड लेवल्स, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं और किसी भी व्यक्ति को ये इम्पैक्ट कर सकता है, न केवल ऐसा नहीं है कि बच्चे को ही इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि दोस्तों आज लेड का उपयोग इतना ज़्यादा है कि हम लेड एसिड बैटरीज़ वगैरह बनाते हैं, तो लेड एसिड बैटरीज़ भी हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बैटरीज़ का इस्तेमाल होता है आज बहुत सारी जगह पर। ठीक है, पावरफुल जो बैकअप सिस्टम है उसको डेवलप कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हैं सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम के, सोलर पैनल्स में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा है। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो बैटरीज़ के अंदर में लेड का यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर लेड हमारा बैटरीज़ कंजम्पशन में ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बैटरीज़ में लेड यूज़ तो हो रहा है, लेकिन अब बैटरीज़ की लाइफ ऐसा थोड़ी है कि बैटरी अमर है। कुछ समय बाद बैटरी ख़राब होती है, डैमेज होती है। तो बैटरी को सही तरीके से रिसाइकिल करना ज़रूरी है, जिससे वो लेड जो है हमारे एनवायरमेंट में ना घुले। लेकिन होता क्या है एक्चुअल तौर पे कि आज जो यहाँ पर ये लेड एसिड बैटरीज़ हैं, इसको हम सही तरीके से रिसाइकिल ही नहीं कर पाते। रिसाइकिल ना करने की वजह, क्योंकि इनफॉर्मल तरीके से रिसाइकिल करना एक सस्ता तरीका है, क्योंकि लेड को जब आप गर्म करोगे तो 327 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना होता है इसको गर्म करने के लिए, तब जाकर ये रिसाइकिल पॉसिबल हो पाता है। लेकिन भारत के बहुत सारे हिस्सों में आज ना लेड को रिसाइकिल करने की वो एक अल्टीमेट हाई क्वालिटी की फैसिलिटी नहीं है। सारी जगह पर इनफॉर्मल तरीका ही हम लोग अपनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये जो पुरानी बैटरीज़ हैं उसको ओपन करते हैं और इसमें बहुत सारे जो लेड कंटेनिंग पार्ट्स हैं, गरम करना, ये सब करना। इससे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लेड लगातार उन बैटरीज़ में से निकलता रहता है, मिट्टी में घुलता रहता है, पानी में घुलता रहता है, एयर में फैलता रहता है और सीधा फिर अल्टीमेटली आपके खाने में, फूड चेन में भी एंटर हो जाता है, क्योंकि बिना प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के ऐसा ही होता है। इसलिए बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके में बहुत डिफरेंस है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देख पाओगे वो भी लेड एसिड बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून है वहाँ पर कि जब बैटरी ख़राब हो गई है तो बैटरी को रिसाइकिल करना होगा, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ जैसे इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे नियम इतने मजबूत नहीं हैं। लेबर चीपर है तो इनफॉर्मल तरीका ही ज़्यादातर अपनाया जाता है। 90% जो लेड एसिड बैटरीज़ है उनको रिसाइकिल हम इनफॉर्मल तरीके से ही कर रहे हैं। ये खतरनाक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है, ये सभी लोगों के लिए खतरा है। धीरे धीरे एनवायरमेंट में लेड की संख्या बढ़ती चली जाएगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये भी कहा जाता है जब आप इनफॉर्मल तरीके से लेड को रिसाइकिल करते हो तो इससे 33% दुनिया भर में लेड पॉइजनिंग का जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इन कंट्रीज़ के अंदर में जो लेड पॉइजनिंग है, यानी ये लेड की वजह से बॉडी में जो लेड इकट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से 80 लाख से ज़्यादा लोग डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर को फॉलो कर रहे, मतलब फेस कर रहे होते हैं। या तो उम्र से पहले यहाँ पर मृत्यु हो जाना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक डिसेबिलिटी को ज़िंदगी भर फेस करना, ठीक है। तो 8 लाख से ज़्यादा हर साल डेथ भी हो रही है लेड पॉइजनिंग की वजह से। और कैपिटल सिटीज़ को कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज़्यादा लेड पॉइजनिंग आपको न्यू दिल्ली में ही नज़र आएगी। न्यू दिल्ली के अलावा फिर फिलीपींस के अंदर में मनीला है, वहाँ पर नज़र आएगा लेड पॉइजनिंग के केसेस। फिर आपका नायरोबी हो गया कीनिया में, फिर अकरा हो गया, फिर जकार्ता हो गया इंडोनेशिया का, ठीक है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहे रिवीजन पॉइंटर, यूपीएससी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग लेड पॉइजनिंग। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल बेसिकली हमारा आज का एडिटोरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाओगे, और दूसरे आर्टिकल्स या दूसरे एडिटोरियल्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आज। ये एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल बात करता है को एग्जिस्टिंग विद टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व्स। को एग्जिस्टिंग विद टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व्स, ये क्या मतलब है समझते हैं। इसमें ना ये जो TOR या TORT कह सकते हो, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, क्योंकि आज भारत के अंदर में टाइगर्स की संख्या बढ़ चुकी है, टाइगर रिजर्व बढ़ चुके हैं, हमारे पास में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो वो कौन सा तरीका है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइगर रिजर्व जितने भी एरिया हैं सारे के सारे बाघ वहीं पर टाइगर रिजर्व्स में ही है, नहीं, कुछ टाइगर्स जो हैं बाहर अपने टाइगर रिजर्व से बाहर वाले एरिया में भी फैले हुए हैं, गाँव में चले जाते हैं, एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम टाइगर्स के ऊपर में अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग रखेंगे, जहाँ पर इंसान भी रह सकता है, टाइगर भी रह सकते हैं। मॉनिटरिंग रखेंगे तो क्या होगा ना कि टाइगर को लेकर एक अर्ली वार्निंग लोगों को दी जा सकती है, जिससे क्या होगा, जो हैबिटेट है वो और ज़्यादा वाइडर लेवल पर बढ़ सकता है। अब कैसे काम करेगा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले आप ये समझिए कि टाइगर के मामले में इंडिया की सक्सेस कितनी बड़ी रही है। इंडिया ने दुनिया का मतलब सबसे बड़ा टाइगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सक्सेस को अचीव किया है, क्योंकि हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर ही लॉन्च किया था बाघ को बचाने के लिए, वो भी 1973 में।
और तब से अब तक आप देख पाओगे दोस्तों, जो टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में वो बढ़ चुके हैं। 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, 9 टाइगर रिजर्व से बढ़कर 58 टाइगर रिजर्व आज हमारे देश में हो चुके हैं। अच्छा, मुझे आप बताओ कि सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन भी यहाँ पर यूपीएससी ने टाइगर रिजर्व को लेकर बहुत पूछे हुए हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इंडिया का जितना भी टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया का 2.6% एरिया टाइगर रिजर्व में आ रहा है। पता है ये कहाँ से लिया गया है डेटा? पीआईबी से। क्योंकि मैं मतलब पीआईबी को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ डिटेल्स मेरे पास में रखी हैं। तो पीआईबी का कल का आर्टिकल है ये। पीआईबी में पीआईबी जो बैकग्राउंडर करके पब्लिश करते हैं ना पीआईबी वाले, वहाँ पे रिपोर्ट आती है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिपोर्ट। उसके थ्रू ये बताया गया था कि आज देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं, 18 टाइगर रेंज स्टेट्स हैं और 2.56% ऐसा है भारत का जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर आज ये बाघ पाए जाते हैं। टाइगर की पॉपुलेशन इतने बड़े रेंज में फैली हुई है। इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 1411 2006 में हुआ करती थी, ये इससे बढ़कर 3682 हो चुकी है। आज दुनिया में जितने भी टाइगर्स पाए जाते हैं उसका 70% टाइगर्स भारत में देखने को मिलता है। अच्छा, आप क्योंकि टाइगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने, ऑथर ने कहीं पर भी उसके प्रोटेक्शन का जिक्र नहीं किया है, तो मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। आईयूसीएन स्टेटस, टाइगर प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो आईयूसीएन के अंदर में टाइगर्स आज एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में है, याद रखिएगा। कौन सी कैटेगरी? एंडेंजर्ड कैटेगरी में, खतरे में। उसके अलावा साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, यानी कि इनको एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन दी गई है, कोई इनका व्यापार नहीं करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कवर किया गया है, कोई शिकार नहीं करेगा। ठीक है। अब ये जो टाइगर्स हैं, क्या ये अपने केवल रिजर्व्स तक सीमित है? क्योंकि हमने रिजर्व्स बढ़ा दिए, आज देश में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो क्या केवल अपने टाइगर रिजर्व्स में ही टाइगर्स पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये है। तो आंसर इसका होगा नहीं, क्योंकि टाइगर्स टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, इनको बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है। और जिस तरीके से टाइगर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया ना, आज टोटल टाइगर हमारे देश में 3,500 से भी ज़्यादा हैं, 3600 या 3700 के आसपास हैं। तो जैसे जैसे टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी, हमें फॉरेस्ट भी बढ़ाकर उनको देना होगा, क्योंकि उनको बड़ा एरिया चाहिए। तो जो यंग टाइगर्स हैं, जब ये छोटे छोटे टाइगर्स पैदा होते हैं, तो वो अपने ग्रुप में ना रहकर वो थोड़ा सा फैल जाते हैं इधर उधर, आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए, आसपास के गाँव में घुस गए, खेतों में घुस गए, रोड्स पर आ गए। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे, है ना। तो जो एनटीसीए की रिपोर्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 35 से 40% भारत की जो टाइगर पॉपुलेशन है, यानी कि इन 3500 3,500 के आसपास जो टाइगर पॉपुलेशन है, इसमें से 35 to 40% वो अपने टाइगर रिजर्व से बाहर ही रहते हैं, दूसरे जंगलों में, गाँव में, खेतों के आसपास वहीं पर रह रहे हैं। इससे समस्या ये होती है कि ह्यूमन और टाइगर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इंसान के सामने ये बाघ आ गया तो अब बाघ यहाँ पर कोशिश करेगा अपनी जान बचाने की, इंसान कोशिश करेगा अपनी जान बचाने की। बाघ अटैक करेगा इंसान को, इंसान भी यहाँ पर रिटेलिएशन में कोशिश करेगा बच जाए, तो कई बार टाइगर मारा जाता है, कई बार इंसान मारा जाता है। ये संघर्ष चलता आया है और ये हो ही रहा है। इसको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो अब क्या है ना, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे अगर ऐसी टाइगर की पॉपुलेशन फैलती रहेगी, है ना। क्योंकि जब टाइगर किसी ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में, गाँव में एंटर करेगा, या तो किसी इंसान को खाएगा, ह्यूमन डेथ होगी, या फिर यहाँ पे जो गाय भैंस है गांव के अंदर में उनको खाना शुरू करेगा। ठीक है, एक्सीडेंटल इनकाउंटर हो सकता है, लॉन्ग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, लोकल लोगों में एक डर पैदा हो सकता है कि भाई यहाँ पर हमारे गांव के अंदर में बाघ है, तो निकलना विकलना थोड़ा लोगों के अंदर में एक डर पैदा होगा। लेकिन ये इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिससे एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है। अब क्या है कि इसी इंसिडेंट से बचने के लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पे राइटर ने, ऑथर ने डिस्कस किया है। इस इनिशिएटिव पे काम किया जा सकता है और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है TOTR। ये आपको मेंस में हेल्प करेगा। TOTR का मतलब है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स, टाइगर्स के लिए टाइगर रिजर्व तो हैं ही पहले से 58 टाइगर रिजर्व। अब उससे बाहर जो टाइगर निकल के घूम रहे हैं इधर उधर, उनकी कैसे हम बात करें। तो इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है कि हमें एक कंजर्वेशन फ्रेमवर्क, एक ऐसे लॉज को तैयार करना होगा जो स्पेशल तौर पे उन टाइगर्स की भी हम लोग सुरक्षा कर सकें जो अपने टाइगर रिजर्व से बाहर घूम रहे हैं, और इंसानों को भी बचा सकें जो इंसानों के बीच में ये टाइगर्स चले जाते हैं। दोनों को कैसे बचाया जा सकेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम किया जा सकेगा। तो इसमें कैसे काम करना है, इसमें ये कहते हैं कि हमें रिएक्टिव पे काम नहीं करना होगा, हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। प्रोएक्टिव मतलब साइंस बेस्ड मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, कैमरा ट्रैपिंग, है ना, बहुत सारे सर्वेस करे जा रहे हैं। तो इससे हम कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले बचा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद तो रिएक्शन सभी लोगों का आता है, रेस्क्यू वगैरह करते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले कैसे बचाया जाए, इस पे काम करने के लिए TOTR को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आज कुछ जगह पे TOTR को लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट, कि भाई देखें पहले कैसा काम कर रहा है। और पहले जो एरियाज़ को सेलेक्ट करा गया है दोस्तों, उनमें अलग अलग
मतलब 9 राज्यों के अंदर में ये डिविजन्स आते हैं, जिसमें 9 राज्यों का पूरा ये लिस्ट है। पहले हम लोग यहाँ पर TOTR इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, TOTR इनिशिएटिव को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं। पहला पिलर है रिड्यूसिंग ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। पहले पिलर का मेन पर्पस है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए अपने अपने उस एरिया में जहाँ पे टाइगर बाहर घूम रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम होनी चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कुछ ऐसा हमला हो भी गया है तो तुरंत एक इंसान को बचा सके, सारी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, या कॉन्फ्लिक्ट अगर गलती से हो भी गया तो तुरंत यहाँ पर ना इंसान की जान जाएगी ना जानवर की जान जाएगी, बचा सकेंगे क्योंकि रैपिड रिस्पांस टीम तैनात है। सेकेंड थिंग इज लॉन्ग टर्म को एग्जिस्टेंस को यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। यानी कि सेकेंड पिलर क्या है कि जो पीपल और टाइगर हैं दोनों सेफली रह सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़, हमें कम्युनिटी को अवेयर करना होगा इस चीज़ के बारे में, लोगों का पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में होना ज़रूरी है ना। एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा गांव वालों के साथ में। और अगर कोई ऐसा फिर भी कोई ऐसी आपदा आ जाती है जहाँ पे टाइगर अटैक हो गया है तो वहाँ पे लोगों को मुआवजा देना होगा, कंपनसेशन देना होगा। लेकिन लोकल कम्युनिटीज साथ में मिलकर काम करेंगे तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ टेक्नोलॉजी का बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले बचाया जा सके। कैसे? कि ये जो TOTR प्रोग्राम अनाउंस किया गया है इसमें कहा जा रहा है कि हम टाइगर्स के ऊपर में हमेशा से निगरानी बना के रखेंगे, क्योंकि टीम्स तो वहाँ पे तैनात हो जाएंगी, कैमरा वगैरह होंगे, कैमरा ट्रैप्स लगा रखेंगे, पता चलता रहेगा टाइगर्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या कहाँ पर प्रेजेंट है। GPS से हम लोग उसको एक सैटेलाइट सिस्टम से मॉनिटर करेंगे, ड्रोन्स वगैरह से मॉनिटर किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर किया जाएगा। इससे निगरानी बढ़िया है। और अगर कोई टाइगर आसपास के रीजन में होगा, विलेजेस वगैरह में होगा, तो जानकारी पहले से दे दी जाएगी, वहाँ के लोगों को अवेयर कर दिया जाएगा कि भाई टाइगर इस एरिया में, वहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि रैपिड रिस्पांस टीम भी प्रेजेंट है। तो एक मॉनिटरिंग करके भी सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है, इनका कहना यह है। हालांकि टेक्नोलॉजी अकेली इनफ नहीं रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो हम टाइगर का पता लगा पा रहे हैं कहाँ पर वो प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वेल ट्रेंड फॉरेस्ट स्टाफ भी तो चाहिए। ठीक है, वेटरेनियंस चाहिए, रेस्क्यू टीम चाहिए, क्विक इमरजेंसी रिस्पांस टीम चाहिए जो तुरंत एक्शन ले सके, टाइगर्स को वहाँ से हटा सके, या कुछ ऐसा चीज़ हो गई है तो लोगों को बचा सके। तो यह है TOTR इनिशिएटिव, जिससे यहाँ पर एक ह्यूमन और टाइगर्स पीसफुली एक साथ भी रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना होगा, जिससे हम टाइगर की पॉपुलेशन भी मेंटेन कर लेंगे, और टाइगर रिजर्व्स में जो टाइगर है वो तो सुरक्षित है ही, टाइगर रिजर्व्स के बाहर जो टाइगर है वो भी सुरक्षित हो जाएंगे और इंसान को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ राज्यों में शुरुआत में इम्प्लीमेंट करके देखा जा रहा है कि इसका रिस्पॉन्स क्या निकल कर आता है। अगर कुछ फेलियर निकल कर आएगा, नहीं हो पाया अगर ये सही तरीके से, तो फिर देखते हैं क्या नई चीज़ निकल कर आती है। अब दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं उसको आप रिवाइज करिए थोड़ा इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से। एक एक करके प्रश्न दे रहा हूँ, ज़रा इनके आंसर्स फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन ओपन करो, लिख दो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर लिखो। प्रश्न पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द कमिटी विद इट्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर ये 4 कमेटी हैं, मतलब 4 में से 2 ही कमेटी हैं, 2 कमेटी के बारे में 4 अलग अलग बातें लिखी गई हैं। माधव गाडगिल कमेटी, इसको लेकर ये बात की गई है, क्या माधव गाडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भाई वेस्टर्न घाट का केवल 37% एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा? या ऑप्शन नंबर बी, जो कस्तूरी रंगन कमेटी है इसने रिकमेंड किया कि सभी पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो। माधव गाडगिल कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था? फिर आप ये पढ़िएगा, ये चारों को देखिए आराम से वीडियो पॉज करके, और बताइए इसमें से कौन सी कमेटी का कौन सा रिकमेंडेशन है बिल्कुल करेक्टली मैच हुआ हुआ है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विद रेफरेंस टू सोलर पावर कर्टेलमेंट। सोलर पावर कर्टेलमेंट अभी हमने पढ़ा, उसको लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इसका मतलब होता है कि जानबूझकर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन को कम कर देना फ्रॉम द पावर प्लांट्स ताकि ग्रिड की स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो एक मेन रीज़न होता है कर्टेलमेंट का वो है इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी प्रॉपर मात्रा में जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है हमारे पास में। थर्ड स्टेटमेंट कहता है सोलर पावर कर्टेलमेंट तब होता है, मतलब तब होगा जब लो सोलर रेडिएशन होते हैं, सोलर रेडिएशन कमज़ोर होते हैं, तब ये कर्टेलमेंट होता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू लेड पॉल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो लेड पॉल्यूशन है इसको लेकर आपके सामने अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यहाँ पे कोई भी सेफ लेवल नहीं है लेड एक्सपोजर का कि भाई लेड का ये एक सेफ लिमिट है ह्यूमंस के लिए, कोई सेफ एक्सपोजर डिफाइन नहीं करा गया है। सेकंड, जो लेड है ये प्राइमरीली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, स्पेशली बच्चों के नर्वस सिस्टम को, जिससे एक IQ लेवल
परमानेंटली कम हो सकता है। थर्ड, लेड एसिड बैटरीज जो हैं ये सबसे बड़ा शेयर है ग्लोबल लेड कंजम्पशन का, यहीं पर सबसे ज़्यादा दुनिया भर का लेड जो है यूज़ होता है लेड एसिड बैटरीज के अंदर में। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जल्दी जल्दी लिखिए। सेशन को आज हम लोग करते हैं समाप्त। यहीं तक था आज का हमारा एनालिसिस। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।